नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज आपका फिर से स्वागत है। जिस एडिटोरियल की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे, वो लिखा है पुलपरे बालाकृष्णन साहब ने। वो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सोनीपत हरियाणा में। ये आर्टिकल एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है, एक दूसरे नज़र से लिखा गया है। अक्सर हम बात करते रहे हैं, जब हम किसान नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करते हैं, कृषि नीति की बात करते हैं, तो हम केवल फार्मिंग इनकम बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आज ये दूसरे पक्ष पर नजर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी आप कृषि नीति की भारत में बात करें तो सेंट्रल फोकस में जो खाद्य कीमतें हैं वो रहनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके वो सैद्धांतिक पहलू बताते हैं। उसके बाद वो ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं कि खाद्य कीमतें भारत में और बाकी के विश्व में किस लेवल पर हैं, भारत में कितना उनका प्रतिशत है ओवरऑल महंगाई में, बाकी जगहों पे लोगों के खर्चे में खाद्य खर्चे कितने शामिल हैं, इस प्रकार का कंपैरिजन है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो स्थिति है वो स्थिति क्यों है, और ऐसे में दोनों को बैलेंस करने के लिए, किन दोनों को बैलेंस करने के लिए, कृषि सुधारों को, किसानों की इनकम के इजाफे को, और दूसरी ओर खाद्य कीमतों में एक कमी को, इन दोनों बातों को एक साथ बैलेंस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन बातों पर चर्चा होगी। ये लिहाज किसके लिहाज से महत्वपूर्ण है? जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर टॉपिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर पे हमने कई बार जिक्र किया है, इस बार ये एक नई नजर से चर्चा कर रहे हैं बालाकृष्णन साहब। शुरुआत क्या कहते हैं? कहते हैं कि अभी किसानों और मोदी सरकार के बीच तो मामला सुलझ गया, लेकिन जो एसेंशियल चैलेंज है किसी भी कृषि पॉलिसी के लिए, वो अभी भी बना रहता है। क्या है इनके अनुसार वो कृषि चैलेंज? वो मेन चैलेंज वो है खाद्य कीमतों की बढ़ी हुई दर, जो ज्यादा खाद्य कीमतें हैं। वो कहते हैं कि खाद्य कीमतें कभी भी एग्रीकल्चरल पॉलिसी के, कृषि नीति के मेन फोकस में नहीं रही। अलग अलग सरकारें जो आती हैं वो दो चीजें दर्शाती हैं। कहती हैं कि देखिए, किसानों के लिए तो हमने एमएसपी दिया हुआ है, एमएसपी पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार कई क्रॉप्स के लिए हर साल निर्धारित करती है बुआई के मौसम से पहले। तो सरकारें कहती हैं कि किसानों के लिए तो हमने एमएसपी दिया हुआ है, और जनता की सहूलियत के लिए हमने पीडीएस दिया हुआ है। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो फेयर प्राइस शॉप्स या राशन की दुकानों से लोगों को अनाज मिलता है। सरकार कहती है कि महंगाई पर रोकथाम के लिए, खाद्य कीमतों पर रोकथाम के लिए पीडीएस काम करता है। तो किसानों के लिए एमएसपी, लोगों के लिए पीडीएस, यही सरकार का रवैया रहा है, ऐसा ये संपादकीय कहता है। लेकिन वो पूछता है कि जो अनकहा छोड़ दिया जाता है एमएसपी और पीडीएस के बीच में, वो ये है कि जो पीडीएस है वो खाद्य महंगाई का एंटीडोट नहीं है, उसका समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, राशन वितरण प्रणाली में जो अनाज दिए जाते हैं वो तो केवल एक हिस्सा भर हैं लोगों की सारी खाद्य जरूरतों का। तो फूड पर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो उससे कहीं ज्यादा है जो केवल पीडीएस यानी राशन की दुकानों से लोगों को मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको आप ऐसे समझिए, संपादकीय कहता है कि जो खाद्य कीमतों में इजाफा है उससे इंडिविजुअल यानी व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है ये तो सबको मालूम है, व्यक्ति को समस्याएं आती हैं। लेकिन जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है वो है कि उसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है, इकोनॉमी वाइड रेमिफिकेशंस क्या हैं, इसका जिक्र नहीं होता है। क्या है इकोनॉमी वाइड रेमिफिकेशंस? इकोनॉमी वाइड रेमिफिकेशंस ये हैं, पहला कि अगर व्यक्ति खर्चा कर रहा है खाने पे बहुत ज्यादा, तो वो कई दूसरी चीजों पर उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। किन दूसरी चीजों पर? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। तो वो दो चीजें पिछड़ गई। और तीसरी चीज कि जो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन स्तर के सुधरने पर अपने जीवन में जोड़ता जाता है, तमाम गैजेट्स हो सकते हैं, तमाम वो चीजें हो सकती हैं जो उसकी उत्पादकता को बढ़ाती हैं, उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स का मार्केट एक तरीके से छोटा रह जाता है। क्योंकि वो मार्केट छोटा रह जाता है, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स का मार्केट विस्तार नहीं ले पाता, तो जो उनको बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो भी विस्तार नहीं ले पाती। तो ये है उसके कुछ इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस, अर्थव्यवस्था पर दूसरे प्रभाव जो खाद्य महंगाई से पड़ रहे हैं। नई बातें हो रही हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक्स, जब ऐसे डिसिप्लिन अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है तो दुनिया के पहले अर्थशास्त्रियों में से एक रिकार्डो साहब, डेविड रिकार्डो साहब, इंग्लैंड के एक बड़े अर्थशास्त्री थे 18वीं शताब्दी में, उन्होंने ही ये कह दिया था कि भाई अगर इंग्लैंड में जमीन
की जो अच्छी क्वालिटी है अगर वो नहीं रही तो फिर लोगों का और ख़ास तौर पे वर्किंग क्लास का जीवन स्तर बेहद खराब रहेगा। और अगर जीवन स्तर खराब रहा तो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में परवान नहीं चढ़ पाएगा। हालाँकि इंग्लैंड में खाद्य जो उपज है वो बहुत बेहतर हुई जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण आगे बढ़ा। और क्योंकि खाद्य उपज बेहतर होती गई तो फिर खाद्य कीमतें लगातार गिरती गई। खाद्य कीमतें लगातार गिरी तो इतिहास हमें बताता है कि लोगों के पास इस चीज़ के लिए भी पैसा रहा कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड है, नए-नए किस्म के कपड़े बन रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, यंत्र आ रहे हैं, उनके लिए मार्केट बढ़ने लगा क्योंकि लोगों के पास अतिरिक्त पैसा था उन पर खर्च करने के लिए। तो यहाँ केवल यही कहना पूरा नहीं होगा कि वहाँ खाद्य कीमतें कम रही, बल्कि दूसरी चीज़ों की तुलना में खाद्य कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये संपादकीय आगे कहता है कि दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो अमीर हुई, उनका इतिहास कमोबेश यही कहानी कहता है कि अगर आपको खाद्य कीमतों में इजाफे पर और बात करनी हो तो आपको देखना होगा कि किसी भी घर के बजट में खाने पर कितना खर्चा किया जा रहा है और इस आधार पर आप देशों का कंपैरिजन कीजिए वैश्विक आधार पर। तो वैश्विक आधार पर कंपैरिजन करने पर हम क्या पाते हैं? 2016 के डेटा को अगर आधार बनाया जाए तो हम पाते हैं कि भारत में लोग 30% खर्चा, लगभग अपनी आमदनी का 1/3 खाने पर खर्च करने पर मजबूर हैं, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में ये प्रतिशत 10 से नीचे है। इसके अलावा चाइना में ये 20% पहुंच गया है। तो इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि जो देश जितने अमीर हैं, उनका खाने में उतना कम खर्चा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कम खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर खाद्य कीमतें बहुत कम हैं उनकी आय की तुलना में और इस वजह से उस पर उनका इन्वेस्टमेंट कम होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है। और ये बिल्कुल वही है जो रिकार्डो साहब 200-250 साल पहले बोल गए थे कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, खाद्य कीमतें कम होती हैं। खाद्य कीमतें कम होती हैं तो जो नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट है उसका विस्तार होता है। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुनिया भर के जो अमीर मुल्क हैं वो ऐसा कर पाए हैं कि अपने यहाँ खाद्य कीमतों को कम रखें, यानी कि वो अपने यहाँ जो खाना उपजाते हैं उसकी कीमतें बहुत कम रहती हैं जब वो मार्केट में पहुंचती हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि कोई ऐसी प्रणाली उन देशों में काम तो कर रही है कि खाने की कीमतों को कम रखा जा सका है। भारत में ऐसा नहीं हुआ है। भारत में जो खाद्य कीमतें हैं उसको लेकर ये संपादकीय कहता है कि हमारी कृषि नीति बड़ा ही वैसा रुख अपनाती है कि उस ओर ध्यान नहीं देना है। वो कहती है, ये संपादकीय आगे कहता है कि 1991 के स्वर्णिम रिफॉर्म्स, जिनको अक्सर स्वर्णिम रिफॉर्म्स कहा जाता है, उसके बाद से खाद्य कीमतों में औसतन 50% का इजाफा हो चुका है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि जो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है विकास का, ये भारत में बिल्कुल उल्टा जा रहा है। भारत में विकास जो अगर हो रहा है तो खाद्य कीमतें भी साथ में बढ़ रही हैं। ये दुनिया भर में जिस तरह का विकास हुआ, दुनिया भर में जो देश अमीर हुए उनका विकास हुआ, वैसा नहीं हो रहा है। ये एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो ये संपादकीय कहता है। तो ये संपादकीय ये भी कहता है कि जब भी 1991 के जो सुधार हुए उनकी तारीफ की जाती है, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, तो इस कमी की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, ना न्यूज़ चैनलों द्वारा, ना एनालिस्ट द्वारा, ना विद्वानों द्वारा। और इसके बाद ये संपादकीय ये भी कहता है कि ये भी एक बड़ा कारण है। हम अक्सर जानते हैं, ये सुनते हैं कि भारत में एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो है, उसमें बहुत लोग समाहित हैं। उसके बाद एक ऊपर आता है तीसरा चरण, सर्विस सेक्टर, आईटी, बीपीओ, नॉलेज इंडस्ट्री, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो बहुत सर्विस सेक्टर भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। बीच का एक धड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जहाँ इंडस्ट्रीज लगनी थी, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लगनी थी, जहाँ पे अधिशेष लोग जो फार्मर्स थे, जो फार्मर लेबरर थे, जो कृषि में शामिल थे, जो सीधे मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही भारत में अनुपस्थित है। ये संपादकीय कहता है कि खाद्य कीमतें जितनी ज़्यादा रही हैं, उसने भी इस सेक्टर को बढ़ने से रोका है। आप पूछ सकते हैं कैसे रोका है? मैं जवाब दूंगा कि हमने पहले बताया कि जब लोग खाने में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती। भारत में 1/3 खर्चा खाने पे कर दिया तो इतनी आमदनी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल हो सके, क्योंकि लोगों के पास पूंजी कम है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो फिर इस चलते भी भारत में और भी कारण हैं।
लेकिन इस चलते भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो सका। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं कि जहां तक बात है फूड सिक्योरिटी की, एक तो जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनकी फूड सिक्योरिटी के लिहाज से भी, खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी खाद्य कीमतों में इजाफा अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपकी राशन की दुकानें हैं वो तो केवल कुछ एक मूलभूत चीजें मुहैया करा देती हैं गरीब की थाली में। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस थाली में होनी चाहिए उसको पूर्ण भोजन बनाने के लिए। तो जो खाद्य सुरक्षा है वो पूर्ण भोजन से मिलती है, उस पूर्ण भोजन के लिए भी खाद्य की महंगाई ठीक नहीं है। और दूसरी, जैसा कि हमने जिक्र किया, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के डायनामिज्म के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए, उसके विकास के लिए भी ये ठीक नहीं है। इन दोनों ही चीजों के लिए प्राइस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये दोनों चीज अचीव कर लेंगे जब तक कि हम खाद्य कीमतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप पूछेंगे कैसे दें ध्यान? ये संपादकीय कहता है, कहते हैं कि देखिए प्रोडक्शन से आगे भी और जहां है। क्या जहां है? कहते हैं कि खेती का जो प्रोडक्शन है उसके बाद भी बहुत सारा अनाज, बहुत सारा खाद्यान्न, तमाम फसलें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तबाह हो जाती हैं। पहली चीज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के ना होने के चलते खराब हो जाती हैं। इन दोनों चीजों के चलते भी जो इफेक्टिव सप्लाई है, भाई आपने उगा लिया 1 लाख टन, 1000 टन, लेकिन उसमें से मार्केट तक पहुंचने लायक जो रहा वो रहा 100 ही टन, तो फिर क्या फायदा है ऐसी सप्लाई का? इफेक्टिव सप्लाई कम रहती है। क्योंकि इफेक्टिव सप्लाई कम रहती है या सही टाइमिंग पे नहीं मिल पाती है, पूरे साल के दौरान नहीं मिल पाती है, तो भी कीमतें जो हैं वो हमेशा बढ़ी हुई रहती हैं। 2 कारण तो हमको यही मिल गए। इसके अलावा भारत में जो एग्रीकल्चर यील्ड है, यानी जो खेत उपजाते हैं, वो वैश्विक उपज के मामले औसत रूप से कम है। मायने क्या हुए इसके? कि हम 1 एकड़ में उदाहरण के तौर पर जितना गेहूं उपजाते हैं, विश्व में कई देश प्रति एकड़ उससे ज्यादा गेहूं उपजाते हैं। यानी इसी को कहा जाता है एफिशिएंसी। तो वो एफिशिएंसी भी कई कारणों की वजह से कम है, कुछ का जिक्र हम करेंगे, कर ही लेते हैं। क्या किया जा सकता है? बेहतर सॉइल मैनेजमेंट हो। सॉइल मैनेजमेंट कैसे होगा? आपको याद हो सकता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी। इस तरह की स्कीम्स जिसमें पता हो कि मिट्टी की कितनी उर्वरता है, क्या क्या करके उसकी सप्लाई बेहतर की जा सकती है, इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर दी जाए उनको, नॉलेज इनपुट्स मुहैया कराए जाएं किसानों को कि उनकी ज़मीन सबसे बेहतर किस चीज़ के लिए तैयार है, मार्केट के इनपुट्स भी उनको मुहैया कराए जाएं कि किन चीज़ों की कीमतें मिल सकती हैं। तो इन सब के द्वारा भी इस समस्या को पार पाया जा सकता है। तो हमने 3 समस्याओं का जिक्र किया, उनके उत्तर के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा। संपादकीय आगे बढ़ते हुए कहता है, अंत की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि देखिए भाई, इंडस्ट्री के उलट बिल्कुल एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये भी एक कारण है जिसके चलते सरकारी इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में जायज है, जरूरी है, अवश्यंभावी है। सवाल इस पर है कि वो इंटरवेंशन, वो सरकारी दखल कैसा हो, वो सार्वजनिक दखल किस प्रकार का हो। फिर वो थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं और कहते हैं कि 60 के दशक में जब देश अन्न की कमी से जूझ रहा था, तब ऐसे तरीके अपनाए गए कि जल्दी से जल्दी खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जाए। हम उन तरीकों में सफल भी हुए, लेकिन उसका कुछ कोलेटरल डैमेज हुआ। जो जानना चाहते हैं उनको हम बता दें कि यही वो दशक है जब पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा भी पैदा हुई। सबसे पहले शुरू में वो केवल गेहूं या वीट के लिए दिया गया, बाद में उसमें दूसरी फसलें भी शामिल कर ली गई, तो इनका भी बड़ा साझा इतिहास रहा है। तो ये कह रहे हैं कि उसके कुछ कोलेटरल डैमेज हुए। कोलेटरल डैमेज क्या हुए कि सरकारों को जो नीतियां सरकारों ने बनाई थी उसमें ये हो गया कि एक फिक्स्ड प्राइस, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो राज्य द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद अब ये हालत हो गई है कि सरकारी गोदाम भरे हुए हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा भरे हुए हैं जितना वो कायदे से स्टोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें खराब होती हैं, चूहे खा जाते हैं, और उन सब का भुगतान लोगों को, जिसमें किसान भी शामिल हैं, साझा एक प्रकार से देश उसका भुगतान करता है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से करता हो, चाहे पब्लिक बोरोइंग होती हो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े बिल्स आते हैं जिसको सरकार पब्लिक बोरोइंग करके या टैक्स लगाकर फिर चुकाती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा एक सिस्टम बन गया है जो मार्केट के लिहाज से बहुत एफिशिएंट नहीं है, नहीं तो सरकारी गोदाम क्यों भरते? इसीलिए भर रहे हैं ना, ये संपादकीय कहता है कि इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि जो मार्केट प्राइस दे सकता था उससे बेहतर प्राइस सरकार दे रही है। इसके दूसरे तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन संपादकीय ये कह रहा है।
तो ये संपादकीय कह रहा है कि इन सब बातों का जो असर है ये नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी पड़ रहा है, क्योंकि वही फसलें उगाई जा रही हैं जिनके लिए सरकार कुछ कीमतें अदा कर रही हैं, एक एश्योर्ड कीमत अदा कर रही हैं। वो फसलें खास तौर पे, उदाहरण के तौर पर चावल, बहुत ज़्यादा पानी खाती हैं, बिजली खाती हैं, क्योंकि उस पानी के लिए भी हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं अक्सर। तो ऐसे में नेचुरल एनवायरनमेंट पर भी, खास तौर पे पानी की सप्लाई पर भी बहुत असर पड़ रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसी पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत है कृषि के क्षेत्र में, जिसमें किसानी को प्रॉफिटेबल बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम तो हो, लेकिन इकलौता आयाम ना हो। दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट आयाम हो कि खाद्य कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जाए, या इसको दूसरे तरीके से कहा जाए, और एक इंटरेस्टिंग पक्ष है कि जब भी हम फूड प्रॉब्लम या खाद्य समस्या की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर देश खाद्य मामले में आत्मनिर्भर हो गया तो हमारी खाद्य समस्या सॉल्व हो गई। वो कहते हैं केवल इतने नजरिए से देखना बंद कीजिए। आपकी खाद्य समस्या महज इतने से सॉल्व नहीं हो जाती। अगर आपकी खाद्य कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, अगर हर घर की हर थाली की कीमत उसके घर के बजट का 30% हिस्सा खा जा रही है, तो आपकी खाद्य समस्या हल नहीं हुई है। तो ऐसे में हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जिन जिन प्रॉब्लम्स का हमने जिक्र किया, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना होगा कि जहां एक ओर खाद्य कीमतें पर लगाम लगे, वहीं दूसरी ओर कृषि भी प्रॉफिटेबल बनी रहे। ये एक तरीका था कृषि समस्या को देखने का। बाकी दो एडिटोरियल्स छोटे-छोटे हैं, इनका जिक्र हम करेंगे क्योंकि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें कहे गए हैं। हिंदूज आफ्टर हिंदुत्वा प्रताप भानु मेहता साहब ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं, एक बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। ये लिखा गया है और ये हम डिस्कस कर रहे हैं केवल कुछ बातों के लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, हमारी समझ के दायरे को बढ़ाएंगी। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? सिलेबस के लिहाज से, जीएस पेपर 2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारी समझ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रताप भानु मेहता साहब कहते हैं कि आजकल एक नई बहस शुरू हो जाती है कि किसी ने कोई गंभीर कृत्य कर दिया, किसी ने कोई ऐसा कृत्य कर दिया जिसको समाज ठीक नहीं मानता, तो हम कह देंगे कि वो असल में उस धर्म का उपासक है ही नहीं। अच्छा धर्म मानने वाला, यानी अच्छा हिंदू अलग होता है, अच्छा मुसलमान अलग होता है, अच्छा ईसाई अलग होता है, और इन्हीं धर्मों में से अगर कोई खराब कृत्य कर रहा है, तो फिर हम उसको कह दें कि वो हिंदू नहीं है, हम कह दें कि वो मुसलमान नहीं है, हम कह दें कि वो ईसाई नहीं है। वो इस पर एक सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे गांधी हो, चाहे गोडसे हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे मुल्ला सदरा हो, चाहे फ्रांसिस असीसी हो, चाहे पोप पायस हो, ये दो हमेशा बाइनरी में जिक्र किया गया है। इनकी कहानी में हम नहीं जाएंगे। कुछ को आप जानते हैं, गांधी, गोडसे, आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन, बट हम इस बात में नहीं जाएंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है, उस कहानी वो फिर कभी। बात वो ये कह रहे हैं कि इससे ये तो तय है इससे कि हर धर्म में हर चीज के लिए जगह है, अच्छाई के लिए भी जगह है, बुराई के लिए भी जगह है। और ये बड़ी सस्ती बात है, ये संपादकीय कहता है, बड़ी सस्ती बात है कि कोई कह दे कि ये असल हिंदू नहीं है या असल मुसलमान नहीं है। क्योंकि क्यों सस्ती बात है, आप पूछ सकते हैं। ये तो ठीक बात लग रही है। वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो उस धर्म के मानने वाले लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ दे रहे हैं ना। अगर वो इसी किसी एक धर्म को मानने वाला है, तो उस धर्म को मानने वालों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे ही बीच से निकले हुए लोग हैं। लेकिन खैर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है जो कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि अक्सर ये आजकल का चलन हो गया है कि अच्छे और बुरे के बीच एक विभाजन रेखा खींच दो, अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान, अच्छा हिंदू, बुरा हिंदू। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सोचना कि केवल असल धर्म कुछ और है, ये गलत धर्म को मानने वाले हैं, एक फिलॉसफिकल लेवल पे तो बड़ी अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन राजनीतिक समस्याएं इससे नहीं सुलझने वाली। और यही हम जो बातें आगे करेंगे, ये कारण है कि हम इस एडिटोरियल का जिक्र कर रहे हैं। क्या राजनीतिक समस्याएं इससे नहीं सुलझेंगी? वो कह रहे हैं कि ये बातें कहना उस समस्या से हमारी नजरें चुराना हमें अलाउ करता है। कॉलिंग अ स्पेड, जो गलत दिख रहा है उसको गलत बोला जा सके, ये कह पाने में हम अक्षम हो जाते हैं अगर हम बहुत फिलॉसफिकल बातों में रह जाते हैं। वो फिलॉसफी के स्तर पर बहुत अच्छी हैं, दर्शन के स्तर पर बहुत अच्छी हैं, लेकिन राजनीतिक सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि राजनीतिक सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे फिर? वो कह रहे हैं कि राजनीतिक सॉल्यूशन इनकी नज़र में, इस एडिटोरियल की नज़र में ऐसे मिलेंगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई अच्छा हिंदू है कि खराब हिंदू है, कोई अच्छा मुसलमान है या खराब मुसलमान है, कोई अच्छा ईसाई है या खराब ईसाई है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम संविधान में सबके लिए जगह है, बशर्ते
और ये बशर्ते इस संपादकीय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बशर्ते वो अपने काम करते हुए, अपने विश्वासों को पूरा करते हुए बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जो है, फिर आप कहेंगे फिर से तो ये प्रवचन ही हो गया, फिलॉसफी दर्शन के क्षेत्र में ही हम चले गए, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी। नहीं नहीं, वो आगे और बढ़ रहे हैं। जब तक वो अपने काम करते हुए, जिनको आप खराब धर्म मानने वाला बोल रहे हैं, वो अपने काम करते हुए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविधान देता है, संविधान कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी पर हनन नहीं होना चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस ओर होना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी अपने विश्वासों को जैसे पूरा कर रहा है वो करता रहे, लेकिन राज्य को ये करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उन विश्वासों के पालन के दौरान किसी भी दूसरे इंडिविजुअल की डिग्निटी पर कोई सवाल खड़ा ना हो, क्योंकि ये संविधान द्वारा तय किया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये देश सबका है, उनका भी जिनको आप अच्छा हिंदू बोल रहे हैं, उनका भी जिनको आप खराब हिंदू बोल रहे हैं, जो अच्छा मुसलमान है, जो खराब मुसलमान, तमाम लोगों का ये देश है। बस ध्यान ये रखना है, चैलेंज ये है कि इनकी बीच जब बातचीत होगी तो उसके रूल्स क्या होंगे। अगर वो सड़क पे लड़ाई करके, दंगे करके हो रहे हैं, तो वो कायदे की बात नहीं है, सरकार फेल कर रही है, संविधान फेल कर रहा है। हक उनको है रहने का, लेकिन वो हक के जो रूल, उस हक को जो पूरा करने के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द ट्रेड हैं, वो नियम तय करने का अधिकार संविधान के पास है और उनको इंश्योर करने का दायित्व सरकार पर होना चाहिए। यही इस बहस का केंद्रीय बिंदु है, ऐसा प्रताप भानु मेहता साहब कहते हैं। हम भी इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। अक्सर हम बहसों में जब इधर उधर होने लगते हैं तो ध्यान रखें कि अगर हमारा संविधान में विश्वास है तो संविधान ये कहता है कि सब अपने विश्वासों को पूरा करें, सबके पास अपने मौलिक अधिकार हैं, बट आपके अधिकार की सीमा वहीं तक है जहां से दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। तीसरा एडिटोरियल हमने इसलिए लिया है क्योंकि आज बांग्लादेश के बनने के 50 साल पूरे हो गए हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म हुआ था। विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनने वाला पहला देश। ये कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के आईआर पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से। कैसे, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र करते हुए संपादकीय समाप्त करेंगे और इसमें हमें कुछ इतिहास के भी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। तो खैर, हमने बात की, पहला मुल्क जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनता है वो होता है बांग्लादेश। और वो नया देश क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक सजग नागरिक के तौर पे, एक एस्पिरेंट के तौर पे? क्योंकि भारत के इतिहास में या साउथ एशिया के इतिहास में तुरंत ये दूसरा मौका आया जब एक देश ने कहा कि हम धर्म के नाम पर एक देश नहीं बनेंगे। धर्म के नाम पे हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, भारत का जब बंटवारा हुआ, तो भारत ने अस्वीकार किया कि हम इस टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, हम एक सेकुलर राष्ट्र बनेंगे। उसी के कुछ सालों बाद बांग्लादेश के बनने ने यह साबित किया कि जो राष्ट्र के लिए धर्म का सिद्धांत था वो आधा पका हुआ सिद्धांत था। इसके बाद हम इतिहास में वापस जाते हैं कि जिन्ना एक ही बार बांग्लादेश गए थे, तब का तो वो पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान था। वो एक ही बार वहाँ पे गए थे, ढाका यूनिवर्सिटी में उनकी स्पीच थी। स्पीच में उन्होंने बच्चों को ऐसे नसीहत देते हुए कहा 1948 की स्पीच में कि वो कौन लोग हैं जो बंगाली की बात करते हैं, उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। ये बात जिन्ना ने कही थी। इस बात को दोहराते हुए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। वो बात गलत साबित हुई। गलत ऐसे भी साबित हुई कि बांग्लादेशियों ने ही इस बात को झुठला दिया। वो मुसलमान भी थे, अधिसंख्य मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पहचान का हिस्सा बंगाली होना भी है, बल्कि पहला हिस्सा बंगाली होना है। वो पाकिस्तान से फिर अलग हो गए। तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि साउथ एशिया में भारत के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोग वो दूसरे लोग थे जिन्होंने रिलीजियस नेशनलिज्म, धार्मिक राष्ट्रवाद को मना कर दिया स्वीकार करने से, और कहा कि हमें अपनी शर्तों पर, उन शर्तों में क्या शामिल है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन शामिल है, हमारे देश के रिसोर्सेज पर हमारा हक शामिल है, इन शर्तों पर अपना देश चाहिए, धर्म के नाम पर हम बरगलाए नहीं जा सकते। और इस आधार पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। वही बांग्लादेश अपने बनने के 50 सालों के भीतर एक सक्सेस स्टोरी कहा जा रहा है, पाकिस्तान से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कुछ हिस्सों में, कुछ लेवल्स पर वो भारत से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पर कैपिटा
जीडीपी, उनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बेस जो उन्होंने बनाया है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बांग्लादेश ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। एक बात ये हो गई। दूसरा पार्ट क्या है एडिटोरियल का? कहता है एडिटोरियल कि बांग्लादेश की जो उदय की कहानी है, उतना ही इंटरेस्टिंग उसमें ये है कि भारत ने उसमें क्या योगदान निभाया। भले ही शुरुआत में जो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो रॉ है, उनकी हमारी खुफिया एजेंसी है, इन दोनों को के मत बिल्कुल अलग-अलग थे। लेकिन एक बार जब ये निर्णय हो गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कि हमें इस वॉर में इस बांग्लादेशियों के स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेशियों की मदद करनी है, उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो हालात थे जब देश एक बहुत बड़े सूखे से जस्ट गुजर कर आया था। अभी तक गरीबी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी है, बट उस समय वो आज से भी विकराल थी। उस समय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खस्ता हाल ही थी, आज के मुकाबले तो कहीं ज़्यादा खस्ता हाल थी। सेना भी 1965 के युद्ध में बहुत निर्णायक विजय नहीं पा पाई थी, ऐसा संपादकीय कहता है। और 1962 में चाइना के से मिली हार के जख्म भी अभी भरे भरे नहीं थे। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जब देश ने निर्णय लिया था तो तमाम ऐसे स्टेप उठाए गए कि एक-एक करके 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू होता है, मिलिट्री एक्शन शुरू होता है पाकिस्तान के हमले के बाद, और मात्र 2 हफ्तों से भी कम के समय में 16 दिसंबर तक ये एक्शन समाप्त हो जाता है। विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभर के आ जाता है। ये कहानी हमने क्यों सुनी? ये कहानी हमने इसलिए सुनी क्योंकि ये संपादकीय कहता है कि आज के समय में कई बार ऐसा लगता है कि वो उस तरह का जो कमिंग टुगेदर था, यानी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार मुद्दों पर एक मत हो, वो मिसिंग दिखता है कई मुद्दों पर, जैसे कि अफगानिस्तान का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, यहाँ तक कि रूस से दोस्ती का भी मुद्दा। कई बार देश तय नहीं कर पाता सही टाइम पे कि तालिबान के साथ कितने संबंध रखने हैं या नहीं रखने हैं। चाइना का ट्रांसग्रेशन बॉर्डर में हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी कई समस्याएं हैं। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हम अपने इतिहास से 2 सीखें ले सकते हैं कि एक तो इम्पोर्टेंट मुद्दों पर जब देश एक मत होकर कार्य करता है तो उसके परिणाम अभूतपूर्व होते हैं, और दूसरा कि बांग्लादेश के साथ जो भारत की मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उनकी आधारशिला वही युद्ध था, वही साथ था जो भारत ने आज़ादी की मुहिम छेड़े बांग्लादेशियों का दिया था। उस गुडविल को हमें बांग्लादेश के साथ बरकरार रखना है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये था आज का तीसरा एडिटोरियल। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे कल और महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।